को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ एसिड। पहले एसिड का देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जनरली आयनन के आधार पर अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल, दूसरा होता है वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। हम लोग देखते हैं, पहला क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और दूसरा क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड इसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, ये हम लोग जान लेते हैं। और ये बात तो पहले क्लियरली, ये जो दोनों मतलब क्लासिफिकेशन हुआ है इन दोनों का, वो आयनन के आधार पर हुआ है। तो हम लोग अगर प्रबल अम्ल के बारे में जानें तो देखिए, एसिड क्लासिफिकेशन हुआ है। अब एसिड दो ही होंगे, या तो कोई प्रबल होगा या फिर कोई दुर्बल होगा, यानी कि कोई स्ट्रांग होगा कोई वीक होगा। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए वे एसिड जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे HCl हो गया और H2SO4 भी हो गया, CH3COOH हो गया। तो चलिए हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे HCl हुआ, HNO3 हुआ, HNO3 हुआ और उसके बाद H2SO4, ऐसे बहुत से हैं। सॉरी, हमें शायद CH3COOH एसिटिक एसिड को बोल दिया था, वो वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, अभी याद आया। तो ये समझ में आया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। वे अम्ल, वे एसिड जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वो क्या क्या है? जैसे HCl को आप जल में जब घोलोगे तो यह पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाता है, और HNO3 भी हो गया और H2SO4 भी हो गया, जब इनको घोलेंगे तो हाइड्रोजन भी देंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम लोग वीक एसिड की बात कर लेते हैं। वीक एसिड, वीक एसिड। अब देखिए वीक एसिड क्या होता है, जस्ट उसी का उल्टा कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या था, जब कोई एसिड जल में आयनित या वियोजित हो जाता है उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड में सिर्फ उसका उल्टा, जो एसिड जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते, आयनित या वियोजित नहीं होते, उसे हम वीक एसिड कहते हैं। यहाँ आयनित या वियोजित होने का मतलब टूटने सा है, डिकम्पोज होने सा है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे HCN हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड, और CH3COOH, ये जो है ये एसिटिक एसिड है, ये है हाइड्रोजन साइनाइड। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट उसी का उल्टा। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, जो एसिड जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं या फिर दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन साइनाइड और एसिटिक एसिड। तो चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ द एसिड। इसको आप थोड़ा सा जान लीजिए। बेसिसिटी ऑफ द एसिड का मतलब होता है अम्ल की क्षारकता। और ऐसे एक टर्म और आएगा
क्षारक की अम्लीयता या फिर क्षार की अम्लीयता, ये क्या है इसको देख लेते हैं। ये जो है बेसिसिटी ऑफ द एसिड, बेसिसिटी ऑफ द एसिड, इसका क्या मतलब है? देखिए बेसिसिटी ऑफ द एसिड, इसको थोड़ा समझिए। जैसे आप जब किसी एसिड को वाटर में सॉल्युबल करते हो, डाइल्यूट करते हो, तो वह हाइड्रोजन आयन जो देता है वो कितने बेस को न्यूट्रल कर देता है, ये डिपेंड करता है इस पर। आप लोग को जानना होगा कि आगे अभी आएगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जैसे अम्ल और क्षार रिएक्ट करके साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। एसिड और बेस मिलकर साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। अभी आप एक रिएक्शन देख लीजिए, जैसे एक ले लीजिए, कोई बेस ले लीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और एक ले लीजिए HCl, ठीक है। ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है। तो इसका रिएक्ट जब होगा तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। एक यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये कि जो कि साधारण नमक होता है, ऑब्वियसली साल्ट है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि बच गए 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा, यानी कि H2O वाटर बन गया। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन समझ में आ रहा है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि बेस और एसिड रिएक्ट करके साल्ट और वाटर का निर्माण कर रहे हैं। ये साल्ट है और ये वाटर है, H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण बहुत ही सिंपल है, जहाँ अम्ल और क्षार रिएक्ट करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया? हमें यहाँ पर ये समझना है इस टॉपिक पे, यहाँ इसकी हिंदी है अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। हमें इससे यह समझता है, जब कोई एसिड को हम वाटर में डाइल्यूट करते हैं, उससे जो हमें हाइड्रोजन मिलता है वो कितने बेस को न्यूट्रल कर सकता है। अभी आप समझिए, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे किसी हाइड्रोजन के एसिड के एक मॉलिक्यूल में उपस्थित, किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल में उपस्थित रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, अम्ल के एक अणु में, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य का मतलब रिप्लेसेबल, प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन का मतलब H2, हाइड्रोजन नहीं, यहाँ H2 नहीं, सिर्फ H लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आयनों की संख्या, आयनों की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। यहाँ पर ये लिख दीजिए, ठीक है। डिफिनीशन में क्या दिया है? अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य। प्रतिस्थापन योग्य का मतलब वो हाइड्रोजन जो उससे अलग हो जाए, उस एसिड के मॉलिक्यूल से अलग हो जाए। हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन आयनों की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अब एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। कोई एसिड है, उससे जो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा वही हो जाएगा प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन की। अब वो कितना होगा, वो जितना होगा वो उतने बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। एग्जाम्पल से देख लीजिए, आप HCl ले लीजिए, HCl ले लीजिए। अगर आप इसको डिकम्पोज करोगे तो ये H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। यहाँ पर आपको ये हाइड्रोजन कितना मिला? एक हाइड्रोजन आपको मिला। तो हम इसको बोलेंगे ये मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक का मतलब ये
एक बेस को न्यूट्रल कर देगा। यानी कि हम सीधा बोल सकते हैं ये जो HCl है ये मोनोबेसिक है। क्या है? मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब, मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होता है। तो मोनोबेसिक मतलब ये एक क्षार को न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। कौन? HCl। अब इसी तरह एक एग्जांपल और ले लीजिए। चलिए हम एसिटिक एसिड का ले लेते हैं, CH3COOH। इसका रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि ये वीक एसिड है। तो यहाँ पर मिलेगा क्या? CH3COO+H+। यहाँ पर भी क्या मिला? हाइड्रोजन सिर्फ एक मिला। यानी कि हम बोल सकते हो जब वहाँ पर एक हाइड्रोजन मिला और वो हाइड्रोजन इस एक एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल से पूरी तरह अलग हो जा रहा है और उसकी संख्या एक है, इसलिए हम बोलेंगे जो एसिटिक एसिड है ये मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम आप लोग को कोई एग्जांपल देके समझा देते हैं डाइबेसिक एसिड कब होगा और ट्राइबेसिक एसिड कब होगा। ठीक है, सेम इसी का उल्टा उसमें होता है जहां आपको दे देगा एसिडिटी ऑफ द बेस, यानी कि क्षारक की अम्लीयता, इसका सीधा उल्टा है। तो यहाँ पर हम अब देख लेते हैं डाइबेसिक एसिड कब आता है। अभी आप H2SO4 ले लो, H2SO4। आप इसको जब रिएक्ट कराओगे तो ये H2 यानी कि 2H प्लस SO4 डबल माइनस, ये आपका होगा। रिएक्शन अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ये 100% समझ में आ जाएगा। आपने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ आपको दो हाइड्रोजन मिल रहा है, यानी कि आप कह सकते हो ये जो H2SO4 है ये दो बेस को न्यूट्रल कर देगा। सिंपल हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है? ये डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है। कौन? H2SO4 डाइबेसिक एसिड है, H2SO4। ठीक है, अभी आप ऐसा एक एग्जांपल ले लीजिए, H3PO4। ठीक है, ये ले लीजिए। अब इसको अगर आप ये कराओगे ये बन जाएगा 3H प्लस PO4 3-। अब यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन मिला, यानी कि आप बोल सकते हो ये जो H3PO4 है ये ट्राइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड है। आई होप आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अम्ल की क्षारकता, अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयनों की संख्या को हम अम्ल की क्षारकता कहते हैं। हमने पहले एक Cl लिया था, एसिटिक एसिड लिया था, तो हमने वहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन मिला था जिससे हमने जाना कि वो मोनोबेसिक एसिड होता है। उसके बाद H2SO4 लिया, यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन मिला जिससे हमने जाना ये डाइबेसिक एसिड होता है। उसके बाद H3PO4 ले लिया, यहाँ पर हमें 3 हाइड्रोजन मिला, इसलिए ये ट्राइबेसिक एसिड है। ये 1 2 3 निकलने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मोनोबेसिक एसिड है वो सिर्फ एक बेसिक को न्यूट्रल कर देगा, यानी कि जब उसकी रिएक्शन हम किसी एक बेस से कराएंगे तो साल्ट और वाटर का निर्माण हो जाएगा। और अगर डाई बेसिक है तो 2 बेस को न्यूट्रल करेगा, अगर ट्राई बेसिक है तो 3 न्यूट्रल को करेगा, अगर टेट्रा है तो 4 बेसिक को न्यूट्रल करेगा। इस तरह ये चलता रहेगा। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। ये एसिड का लास्ट टर्म है, इसके बाद एसिड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देंगे? देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड से जाने से पहले हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में ही इंट्रोडक्शन में ही देख लिया था। उसका फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि उसको पहले स्वाद से उसका टेस्ट ले लो, उसके बाद उसका लिटमस पेपर से देख लो। लिटमस पेपर क्या करता है? वो नीले को लाल कर देता है और स्वाद में वो खट्टा होता है, सोर होता है। ठीक है, ये तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये आप सभी को पता होगा। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर फोकस करेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आता है।
क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। चलिए आप सभी लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के रासायनिक गुण क्या क्या हैं? अम्ल के रासायनिक गुण क्या क्या हैं? देखिए पहला इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एसिड होता है वो एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। यानी कि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, ये सक्रियता श्रेणी आपको एक्टिव मेटल सीरीज़ जो है ये आपको तीसरे चैप्टर में मिलेगा, मेटल एंड नॉन मेटल में। वहाँ पर आप लोग देखिए, फिलहाल तो ये जान लीजिए जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब है, ये जो एक्टिव मेटल हैं। एक्टिव मेटल में रहने का मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। तो जो एसिड होता है वो एक्टिव मेटल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो क्या है, हम इसकी पहले भाषा लिख लेते हैं। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं से, विभिन्न सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मतलब H2 गैस मुक्त करता है। H2 गैस मुक्त करता है। ये आप लोग को यहीं पर याद होनी चाहिए, देख लीजिए बहुत ही इजी है। हाइड्रोजन विभिन्न सक्रिय धातुओं से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। सॉरी, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। अब इसका हम लोग को रिएक्शन देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन पर अगर हम लोग फोकस करें तो चलिए देखिए, हम ले लेते हैं जिंक को, Zn प्लस H2SO4। ओह, ये H2SO4 क्या है? एसिड है, एक बेस, ये एक एसिड है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखने के बाद हमें पता लगे कि ये एक एसिड है। तो इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ZnSO4 के साथ हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा हमारा ZnSO4 प्लस H2। और H2 कहाँ चला जाएगा? आसमान में, यमराज के पास। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन में हमने क्या देखा? जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है, यहाँ पर सिर्फ ये निकला, यही हमारा कंडीशन है। यहाँ पर ये देखिए क्या दिया है, हाइड्रोजन मुक्त होता है, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन मिला, बिल्कुल मिला। अब और एग्जाम्पल देख लें, और बिल्कुल देख लेते हैं। चलिए सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम Na, और इस बार किसको HCl को ले लेते हैं। ये भी भैया एक एसिड है। चलिए इसका रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, गेस करिए। देखिए Na जो है Cl के साथ हो जाएगा, फिर भी मामला कुछ गड़बड़ होगा, भी आप रिएक्शन करिए। Na और Cl हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पर H2 सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है और उसको हमें आणविक रूप में लिखना है तो नहीं हो पाएगा, वहाँ H2 होना चाहिए, सिर्फ H नहीं। H जो होगा वो खाली सिर्फ और सिर्फ एक एटम हो जाएगा, लेकिन अगर H2 होगा तब वो गैस होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें केमिकल बैलेंस करना आता है तो हम बैलेंस करेंगे, और सॉरी इक्वेशन बैलेंस करना आता है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो हमें H2 मिल जाएगा खैर तब, लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गया तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। दोनों जगह अगर 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, यानी कि 2 सोडियम यहाँ, 2 सोडियम यहाँ, 2 Cl यहाँ, 2 Cl यहाँ, तो बचा क्या? H2 प्लस H2। और H2 कहाँ चला जाएगा? आसमान में। यहाँ पर क्या दिया है, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। क्या यहाँ पर H2 मिला? यस सर, बिल्कुल मिला। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन मिला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बहुत से मेटल्स को ले लीजिए, उसके बाद एसिड्स को लीजिए, आप रिएक्ट कराते चलिए, बनता जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं।
सेकंड पॉइंट में हम लोग जानेंगे जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वो धातु कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है कब? जब कोई एसिड हो और कोई मेटालिक कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो, तब ऐसा होता है। चलिए इसको हम तो रिएक्शन के साथ देखेंगे। इसका भाषा इस बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। अच्छा लाइए लिख देते हैं। जो अम्ल होता है, अम्ल धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके, क्रिया करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, लिबरेट करता है। ये तो इसका हो गई। चलिए हमें तो फोकस करना है कहाँ? रिएक्शंस पर, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या? रिएक्शन। तो पहले कोई कार्बोनेट से शुरू करते हैं। एसिड कोई पहले कार्बोनेट ले लीजिए। चलिए मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूँ, CaCO3, बहुत पॉपुलर भी है। और सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ, H2SO4। रिएक्ट कराइए, देखिए क्या बन जाता है। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिएक्शन बड़ा हो जाएगा। इस CaCO4 के साथ जोड़ दो, बिल्कुल। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये तो हो गए, इनको डिब्बे में कर दो, ये हो गए। यहाँ पर CO3 बचा और H2 बचा। अब थोड़ा सोचिए, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर इसे लिख लीजिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है और सिर्फ कार्बन 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। अगर इसमें से हम एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन बचेगा, यानी कि CO2 बचेगा सिर्फ। और हमें दिया क्या गया है, सिर्फ CO2 मुक्त करता है। तो यहाँ पर बन रहा है, बनने दो, यहाँ पे H2O बन जा रहा है और CO2 बन जा रहा है, बस सीधा लिख दीजिए। यहाँ पर H2O बना प्लस CO2, जगह नहीं बची है, CO2 भी चला जाएगा ऊपर भगवान के पास, यमराज के पास। तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। आप लोग को अगर सेटिस्फैक्शन नहीं हो तो आप इसको इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। हमारे ख्याल से इक्वेशन तो एकदम सही है, ठीक है। देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसका रिएक्शन करा के कैल्शियम सल्फेट बन गया, H2O बन गया, CO2 बन गया, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब एक तो कार्बोनेट ये हो गया, अब एक ले लेते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए एक बाइकार्बोनेट लेके रिएक्शन करते हैं। बाइकार्बोनेट में कौन सा कार्बन ले? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए। H2SO फिर ले लीजिए, H2SO4। आप कोई भी एसिड ले सकते हो, ऐसा बात नहीं है सिर्फ बार बार H2SO4 ही लो, आप कोई भी एसिड ले सकते हो। चलिए इसका रिएक्ट कराइए, क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट यानी कि NaSO4, NaSO4, ये सोडियम सल्फेट बन गया। ओ, ये सोडियम सल्फेट, ये इनको भी डिब्बे में कर दो, इनको भी डिब्बे में कर दो, बस। ये तो सिर्फ अब ये बाकी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक यही कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ पर एक H2 है, यहाँ पर अगर एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे तो H2O बन जाएगा, यहाँ पर CO2 बचेगा, बस CO2 लिख दीजिए, यानी कि H2O प्लस CO2। थोड़ा तिरछा हो गया रिएक्शन, आप समझ सकते हो। क्या मिला? CO2 हमें मिल गया, हमारे रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए सभी, यहाँ पर क्या दिया गया है? अम्ल विभिन्न धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। उसके बाद रिएक्शन में हमने देखा CaCO3 ले लिया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ हमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लिया, हमने उसका रिएक्शन करवाया,
हमें कैल्शियम सल्फेट मिला CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 मिला। यही हमारा मेन पॉइंट है, यही हमारा मेन टारगेट है, हमें CO2 मिल गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आपको रिएक्शन समझ में नहीं आया, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ दो, यहाँ बचा H2, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लोगे तो ये पूरा H2O हो जाएगा और यहाँ पर CO2 बच जाएगा। सेम वही टर्म, वही कंडीशन फॉलो हो जाएगा बाइकार्बोनेट वाले में, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हो, खाने का सोडा कहते हो। इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NaSO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, ठीक है, NaSO4 बनेगा और H2O बनेगा और CO2 बनेगा। आई होप आप सभी को ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी जारी रखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ और टॉपिक चाहिए, उसके लिए कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर।